हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश के सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि रहेगी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल का जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो आया और बहुत सारे लोग सदमे में चले गए उसकी कट ऑफ देख के। ठीक है, अब जैसे भी कट ऑफ आती है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ आती है और अगर उस एग्ज़ाम में इंग्लिश शामिल है, ठीक है, उस एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है कट ऑफ को ऊपर लेके जाने में। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एसएससी की बात करोगे, ज़्यादातर आपके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, जीएस होती है एंड इंग्लिश होती है, राइट। अब रीजनिंग और मैथ्स बहुत टाइम टेकिंग है, सबकी अच्छी नहीं होती है, कुछ लोगों की ख़राब भी होती है और कभी कभी क्या होता है, आपका दिन खराब है तो हो सकता है आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। जीएस इतना वास्ट होता है इसका सिलेबस कि आप पूरा कवर कर नहीं पाते हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके छूट ही जाते हैं। फिर आती है बात अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश भाई पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं, स्कूल में भी आपने पढ़ी है, ठीक। आप लगातार जब तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश के वही गिने चुने रूल्स हैं जिनमें कभी कोई बदलाव आता नहीं है, कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं है, राइट। तो इंग्लिश में आपका एक बन जाता है चांस कि आप उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म कर ले जाओगे और अगर इंग्लिश में आपने अच्छा कर लिया, पूरे मार्क्स ले आए, तो फिर कट ऑफ में आप ऊपर जाने के आपके चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का आपका क्या सिलेबस होता है। और लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करोगे तो जब कोई भी एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश आ रही है, आप जब भी उसका नोटिफिकेशन खोलोगे तो हो सकता है आपको टॉपिक अलग अलग दे रखे होंगे कि अच्छा एसएससी का अलग है, सीडीएस का अलग है, या कोई और हम एग्ज़ाम देख रहे हैं उसका इंग्लिश का सिलेबस अलग है। अलग कुछ नहीं होता है, बस वो अलग अलग लिखते हैं उसको पैटर्न में, ठीक है। सिलेबस में बस अलग अलग लिखते हैं, बाकी सिलेबस सबका सेम होता है। तो उस सिलेबस की हम बात करेंगे, ठीक है, किस तरह से आप वो सिलेबस अपना कवर कर सकते हो, क्या बुक लिस्ट होंगी, आपको क्या क्या करना चाहिए, मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे नए हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम है अनुराधा मिश्रा और मैंने यूपीएससी सीडीएस 5 बार क्लियर किया है। उसके अलावा मैंने कई स्टेट एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं। अब तुम कहोगे कि एसएससी क्यों नहीं किया, एसएससी नहीं किया, तो हम तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो भाई मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैंने एसएससी दिया भी तो सिर्फ इंग्लिश के दम पे भी मैं आगे नहीं बढ़ सकती ना भाई, ठीक है, मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो बात यह है कि इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ 2021 से। मेरे से पढ़े हुए बच्चे, कईयों का एसएससी भी निकला है, कई बच्चे ऐसे हैं जो सीडीएस क्लियर करके गए हैं, एफकैट क्लियर करके वो अभी एकेडमी में हैं, ठीक है। तो मेन बात क्या है, एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। 2021 से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। सीयूईटी के लिए भी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वगैरह मुझे ठीक से पता है, इसलिए तुम्हें देखना चाहिए। अब देखिए, जो यहाँ मैं बात करने वाली हूँ ये बेसिकली सीजीएल का मैंने यहाँ पे एग्जाम स्कीम उठाया है। आप अपना देख लेना, अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार अपना जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा ना उसको उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपका कितना क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है। बाकी मैंने यहाँ सीजीएल का उठाया है, उसी के हिसाब से बताऊंगी, ठीक। अगर आप बात करते हो सीजीएल की, तो वहाँ पे इंग्लिश से आपका 2 बार पाला पड़ता है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 की बात करेंगे तो 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के होते हैं, चाहे रीजनिंग हो, जीएस हो, या फिर क्वांट्स हो यानी मैथ्स हो, या फिर इंग्लिश हो। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के, यानी टोटल 50 नंबर की इंग्लिश आती है। ओके, तो बाकी अगर आपका ठीक ठीक है तो इंग्लिश में आप पूरा 50 कर ले गए तो आप बहुत आराम से कट ऑफ में आ जाते हो, ठीक। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको और 25-25 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 60 मिनट में करने के लिए। अगर आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर जाते हो तो आपको मौका मिलता है टीयर 2 में बैठने का। टीयर 2 की अगर बात करेंगे तो पहले आपका मैथ्स और रीजनिंग वगैरह हो गया, 30-30 क्वेश्चंस आते हैं, 3-3 नंबर के, ध्यान रखिएगा, 3-3 नंबर का यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा, ये बताना मैं भूल गई, माइनस मार्किंग होती है यहाँ पे, 0.5 मार्क्स की यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। और अगर मेंस की बात करोगे तो 1 नंबर की माइनस मार्किंग है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो सही वाले जो नंबर है उसमें से 1 नंबर आपका कट जाता है, ठीक। और वहीं इंग्लिश की बात करोगे, देखो मैथ्स और रीजनिंग आपका 30-30 नंबर का है और जीएस आपका 25 नंबर का है, लेकिन इंग्लिश अकेला आपका 45 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो 45 × 3 बता लेना भाई, मैथ्स मेरी कमज़ोर है, ठीक है। ओके, सो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, इंग्लिश का है। तो अगर आप इंग्लिश सुधार ले गए तो फिर भाई कट ऑफ में आने का चांस आपका बढ़ जाता है, ठीक। तो इंग्लिश पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए और एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। अब ज़रा हम बात करते हैं
सिलेबस होता क्या है। अब ये जो डिटेल सिलेबस है ना, ये हर एग्ज़ाम के लिए आपका काम आएगा, हर एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ कॉमन है। ठीक, कोई भी इंग्लिश का पेपर होगा तो तीन पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। एक होती है ग्रामर, दूसरी होती है वोकैब और तीसरी होती है कॉम्प्रिहेंशन। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, अगर इंग्लिश आती है तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, ग्रामर होती है, वोकैब होती है, कॉम्प्रिहेंशन होती है। ये 3 मेजर पोर्शंस होते हैं किसी भी एग्जाम की इंग्लिश के। इन तीनों पे आपको ध्यान देना है। ठीक, वन बाय वन ज़रा देखते हैं। अगर ग्रामर के सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें आपकी बेसिक ग्रामर होती है। बेसिक ग्रामर एज इन बेसिक आपके जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको पढ़ना होता है। स्पॉटिंग एरर पढ़ना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब भाई एक सेंटेंस होगा, बीच में कुछ गायब कर देगा, उसके 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताओ कौन सा होगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस दिया जाता है। कैसे कि एक सेंटेंस आपके सामने रहता है, उसमें किसी एक पार्ट को अंडरलाइन कर देगा और बताएगा कि चलो ज़रा इसको देखो, ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, क्या ये जो लिखा हुआ है वो सही है क्या? अगर सही है तो ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट टिक करिए, और अगर गलत है तो इन तीनों में से आप किसको लगा के उसे सही कर सकते हैं। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसा होता है। फिर वॉइस पूछता है आपसे, नरेशन पूछता है, चेंज करने के लिए देता है। ठीक है, अभी जो बेसिक ग्रामर हमने लिख तो दी है, लेकिन बेसिक ग्रामर है क्या असल में? इस बेसिक ग्रामर के अंदर आपकी पूरी ग्रामर आती है, सारे रूल्स आ जाते हैं, चाहे वो टेंस के रूल्स हो, मॉडल्स हो जाए, डबल वर्ब फॉर्मेशन हो जाए, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाए, कंडीशनल सेंटेंस हो जाए, क्वेश्चन टैग हो जाए, वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। अब ये मत कहना कि हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ी पूछता है, भाई कभी पूछ भी लेता है। और दूसरी बात, इनके अपने अपने रूल्स होते हैं जो स्पॉटिंग एरर में काम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में काम आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आते हैं। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता कि स्पॉटिंग एरर में चलो भैया एरर स्पॉट करो, ये आपका अलग से टॉपिक है। नहीं, वो बेसिक आपकी ग्रामर ही है, वो कैब ही है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन का लॉजिक ही है, जिन्हें आप लगा के स्पॉटिंग एरर करते हो, फिल इन द ब्लैंक्स करते हो। ठीक, तो कभी भी इन चीज़ों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया और बाकी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा वोकैब की। तो वोकैब में क्या क्या देखने को मिलता है? सिनोनिम की सेम मीनिंग है, एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग है। ठीक है, और किस तरह से उनका करेक्ट यूज़ आप कर सकते हो एक सेंटेंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। होमोनिम्स आते हैं। अब होमोनिम्स के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक होमोग्राफ हो जाता है और दूसरा होमोफोन हो जाता है। ठीक, यानी कि 2 वर्ड्स होंगे उनका सेम जैसे अगर होमोफोन की बात करोगे तो होमोफोन मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है बट मीनिंग अलग है। और होमोग्राफ क्या होता है? स्पेलिंग तो सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, होमोनिम्स में आपको कवर करनी होती हैं। उसके बाद स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, ईडियम्स आते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं। इतना पूरा सिलेबस होता है आपका वोकैब का। फिर हम बात करते हैं अगर कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको देखो क्या क्या देखने को मिलता है। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, मतलब एक सेंटेंस होगा उसको 4 हिस्सों में तोड़ देगा और शफल कर देगा, यानी मिक्सअप कर देगा और फिर कहेगा चलो भाई अब सीक्वेंस से तुम लगाओ, PQRS जिसे आप कहते हो। ठीक है, फिर दूसरा टाइप आता है शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, यानी कि एक पैसेज के 4 या 6 सेंटेंस होते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है, 4 या 6 सेंटेंस होंगे और फिर उनको मिक्स कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा और कहेगा अब इसको अरेंज करो। ठीक, क्लोज पैसेज में क्या होता है? पूरा एक पैराग्राफ होता है, पूरा एक पैसेज होता है। ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, पूरा एक पैसेज होता है जिससे बीच बीच से कुछ वर्ड्स को हटा देता है और फिर वहाँ पे 4 ऑप्शन देता है और आपसे पूछता है कि बताओ कौन सा सूटेबल होगा यहाँ। ओके, और एक फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यानी पूरा एक पैसेज होगा, आपको पढ़ना है और फिर उस पैसेज पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5, 4 इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली मीन्स क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स वट एवर हैज़ बीन रिटन आपके सामने, ठीक है, स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, और अगर मीनिंग समझोगे तभी तो आंसर कर पाओगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कॉम्प्रिहेंशन में। अब करना क्या है? डिटेल सिलेबस तो आपने देख लिया, ग्रामर भी देख लिया, कॉम्प्रिहेंशन का भी देख लिया, वोकैब का भी देख लिया। करना क्या है आपको? कैसे आप तैयारी करेंगे इंग्लिश की? देखिए, याद रखिएगा, कभी जैसे बच्चे होते हैं ना, मन में आता है कि भाई हमारी इंग्लिश बड़ी ख़राब है। क्यों? क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमने तो स्कूल में ठीक से इंग्लिश ही नहीं पढ़ी। या फिर कभी CBSE वाले बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ इंग्लिश बोलनी सिखाई जाती है, वो भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। ग्रामर उन्हें ज़्यादा नहीं सिखाई जाती है। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं सरकारी स्कूल, मतलब पूरी स्कूलिंग मेरी सरकारी स्कूल से ही हुई है। ठीक है, वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ मैं। और अगर आप SSC लेवल तक आ ही गए हो तो आपको पता होगा कि सरकारी स्कूल की क्या स्थिति होती है, कितना पढ़ाया जाता है, कैसा पढ़ाया जाता है इंग्लिश वगैरह। ठीक है, तो अगर मैं
उस लेवल से उठ के यहाँ भी खुद इंग्लिश सिखा रही हूँ सामने वाले बच्चों को, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की है, जिस हिसाब से मैंने मेहनत की है, उस हिसाब से अगर आप भी मेहनत करोगे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं तो मास्टर ही हो गई हूँ, मैं तो एकदम बेस्ट हूँ, अब मेरे से बढ़िया इंग्लिश किसी की नहीं है, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, ठीक है। चीज़ें मैं भी धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे होता है कि लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, लेकिन हाँ जिस लेवल पे आप हो अभी शायद मैं उस लेवल से ऊपर उठ चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आपको करना क्या है, मैंने वही चीज़ें यहाँ ऐड की हैं जो मैंने खुद की हैं, ओके। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगी, इधर उधर का पंचौरा नहीं बताऊँगी कि भाई हमने तो पूरी घुट्टी ही पी ली है इंग्लिश की, रगड़ के घोल के सब पी डाला है, नहीं। जो मैंने किया वही बताती हूँ, चलो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक ग्रामर तो आपको करनी ही है। ग्रामर जो ग्रामेटिकल रूल्स आप पढ़ते हो, टेंस पढ़ते हो, मॉडल्स पढ़ते हो, बेसिक ग्रामर आपको बिल्कुल करनी है, उसमें आप कोई आनाकानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, अभी मैं बता दे रही हूँ, अगर आप रीडिंग नहीं करते हो, रीडिंग यहाँ मैंने लिखा है वैसे न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए बोला है मैंने क्योंकि न्यूज़पेपर में जो हाल फिलहाल के शब्द चर्चित वर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में ना जो आपसे वोकैब पूछता है वो यूज़ होने वाली ही पूछता है, कोई भारी फैंसी वर्ड नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। जो हाल फिलहाल में चलते हुए वर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, मैगजीन्स वगैरह में आ रहे हैं, वही वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, आपकी करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और जब आप रीडिंग करोगे तो कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, ठीक है। इसलिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। वैसे मैं खुद भी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, डेली मैं उसमें एक वीडियो डालती हूँ एडिटोरियल रीडिंग का, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको ज़रूर करनी है। बेसिक ग्रामर तो हो गई भाई, पढ़ ली, रूल रट गए, बस उसके आगे उसका कोई काम नहीं है एक बार रटने के बाद। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो कॉम्प्रिहेंशन, फिर ग्रामेटिकल रूल्स वहाँ देखते हो, अगर आपको सामने दिख रहे हैं मतलब अपने आप प्रैक्टिस हो रही है कि अच्छा ये स्ट्रक्चर बना, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, ये है दूसरी क्लॉज, ठीक है। तो जब आप रीडिंग करते हो वो सारी अपने आप प्रैक्टिस होती है, ठीक। वर्ड मीनिंग आपको याद रखनी है। अब हमारे यहाँ देखो क्या होता है ना, हम सोचते हैं हमको सिनोनिम एंटोनिम याद करना है, तो एक एक वर्ड के 10-10 एंटोनिम, 10-10 सिनोनिम बस रटे ही जा रहे हैं भाई। आप खुद बताओ, आपने अभी अगर किया भी है, ठीक है, तो आप बताइए वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, कितने लंबे टाइम तक आप उसको याद रख पाए। अगर 10-10 वर्ड्स आपने याद किए हैं तो नहीं याद रह पाता, ठीक है। अगर आप डेली रिवाइज नहीं कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में वो बिल्कुल भी ये चीज़ सस्टेनेबल है ही नहीं याद रहेगा। तो इससे बेटर है आप वर्ड मीनिंग याद कर लो ना, एक वर्ड है उसका क्या मीनिंग होता है, कुछ उससे रिलेट करके कहानी याद कर लीजिए, ठीक है। उसके आसपास का कुछ सेंटेंस बना लीजिए, कुछ विजुअल याद कर लीजिए, जिससे वो लंबे टाइम में आपको याद रहेगा, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम रटना बहुत ही पुरानी चीज़ हो चुकी है, और अब वो उतना आप देखिएगा उतना फ़ायदेमंद भी नहीं होता है, ठीक है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, इंग्लिश और मैथ्स में प्रैक्टिस लगती है भाई, इंग्लिश और मैथ्स में प्रैक्टिस लगती है और बहुत तगड़ी प्रैक्टिस लगती है। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और साथ ही साथ PYQs ज़रूर देखने हैं। PYQs के लिए भी मैं कुछ करने वाली हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा बने रहिएगा, मैं बताती हूँ क्या कर रहे हैं हम। ये तो हो गया जो आपके हाथ में है, जो आपको करना है। ग्रामर रूल्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, वर्ड मीनिंग याद रखनी है, सिनोनिम एंटोनिम नहीं रटना है, वर्ड मीनिंग, होमोनिम्स भी देखते हो, होमोफोन भी देखते हो, तो वो आपका क्या रहेगा, वर्ड मीनिंग ही बस ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो बुक लिस्ट की बात आप करते हैं कि कौन सी बुक ले लें, कौन सी बुक ले लें कि हमारा सब कवर हो जाए, तो मैंने इधर ऐड कर दिया जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं और जिनसे मैं पढ़ाती भी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामर के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ पढ़ाने के लिए वो है नीतू मैम की इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स वॉल्यूम 1 है ये, ठीक है। तो ये बुक से मैं पढ़ाती हूँ, और सच में इसमें बहुत अच्छे से सारे रूल्स वगैरह लिखे हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ठीक हैं, ठीक। और प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए तो काफ़ी अच्छी है, आप ले सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी की बात करेंगे तो अगर SSC के लिए कर रहे हो तो ब्लैक बुक भाई तुम्हें पता है ग्रंथ है ये, ठीक है। तो ब्लैक बुक आपको लेना चाहिए, और अच्छा खासा आपको ये कलेक्शन मिल जाता है, जैसे ये है 11,000 से ज़्यादा वर्ड्स का, ठीक है। जितनी भी वोकैब आती है वो सब कुछ आपको SSC के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए सारे वोकैब आपको एक जगह मिल जाते हैं, तो याद करना आसान होता है। बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, ठीक है।
तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर बिल्कुल बेसिक से वो कैप पढ़ना चाहते हैं, रूट वर्ड से वो कैप पढ़ना चाहते हैं, तो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये बुक है काफ़ी मोटी सी है, लेकिन हाँ अगर पढ़ने बैठेंगे तो फिर धीरे धीरे वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें रूट वर्ड से आपको समझाया गया, और इसी की प्रैक्टिस के लिए इसी का ये जुड़वा भाई छोटा भाई है इंस्टेंट वर्ड पावर, इसमें प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी सेशंस दिए हुए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये और ये तो मस्ट है, ये वाला ऑप्शनल रहेगा नॉर्मन लुइस वाला। अगर बेसिक से वो कैप पढ़नी है तो फिर आप इसको लीजिएगा। अभी कॉम्प्रिहेंशन का बच्चा है, बस ये 4 मत समझना। कॉम्प्रिहेंशन के लिए बस एक किताब ले लो, आपका काम हो जाएगा। मैंने भी ये पढ़ा था, आज पता नहीं ये मिलती है कि नहीं मिलती, वैसे ऑनलाइन तो दिख रही थी। ठीक है, तो दिलीप कुशवाहा सर हैं। ओके, तो इनकी ये कॉम्प्रिहेंशन की बुक आती है, इसको अगर आपको ये मिल जाए तो ज़रूर ले लीजिएगा। इसमें आपका क्लोज टेस्ट भी हो जाएगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स भी हो जाएगा, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगा। इस बुक में आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं 3 लेवल में देखने को मिलती हैं। लेवल 1 जो सबसे इजी होता है बिल्कुल बिगिनर के लिए, ठीक है। लेवल 2 थोड़ा सा उससे टफ होगा, और लेवल 3 सबसे टफ वाले होते हैं। और इसमें चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, सबके पीवाईक्यूज़ होते हैं। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने ये एक बुक ले ली तो कॉम्प्रिहेंशन का सारा काम ही यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इससे आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो, तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से। यहाँ 14 अप्रैल लिखा है, 14 से शुरू होना था, आज से शुरू होना था, बट हमने इसको थोड़ा सा और पोस्टपोन किया है। 16 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे हमारी लाइव क्लासेस होंगी। बता दूँ मैं आपको, 2 महीने ये लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। अच्छा, तुम कहोगे 2 महीने में आप पूरी इंग्लिश कैसे करा देंगे? भाई देखो, जिस टीचर को पढ़ाना है ना, वो जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म करा के आपको देगा। ठीक है, और जिसको समय काटना है फिर वो 6 महीने 8 महीने तुमको पढ़ाता ही रहेगा। ठीक, तो 2 महीने की ये लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, सुबह 11 बजे आपको डेली लाइव क्लास यहाँ मिलेगी। अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है या फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल रहेंगी। जो क्लास की नोट्स होंगी वो पीडीएफ के फॉर्म में मिलती हैं, वोकैब की पीडीएफ्स एंड वोकैब की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेस भी होती हैं। डाउट क्लियरेंस आपको 24/7 का मिलता है। और समझिएगा, अभी मैं बताऊंगी कि हमारा बैच क्यों अलग है और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। पहले मैं स्पेसिफिकेशंस बता दूं। डाउट क्लियरेंस आपको 24/7 का मिलता है, मतलब व्हाट्सएप पे जब आपको डाउट आए आप तुरंत अपना मैसेज डाल दो, बस इतना ही करना है। ठीक है, आपको इंतज़ार नहीं करना है। आपका मन है लाइव क्लास में पूछने का, अपना डाउट आप शेयर कर सकते हैं लाइव क्लास में भी, और अगर लाइव क्लास उस वक्त नहीं चल रही है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। फीस है इस बैच की 999 ओनली। ठीक है, 1 टाइम फ़ी है, ऐसा नहीं है कि अगर 3 महीने बैच चल रहा है तो तुमको 3 बार देना पड़ेगा, नहीं, बस 1 टाइम फ़ी है 999। ठीक है, और ये सारी क्लासेस मैं खुद लूँगी। ओके, अब मैं बताती हूँ क्यों आपको ये क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। तुम अभी कहोगे कि 999 तो मैम बड़े बड़े टीचर्स की भी फ़ीस है, आप क्यों 999 ले रहे हो, आपका तो हमने नाम भी नहीं सुना। इसलिए क्योंकि देखो, जब आप बड़े टीचर या मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आगे तो मुझे गरियाने लगो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर कोई भी बड़ी कोचिंग है, ठीक, एक टीचर के लिए वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि अगर उसमें 1000 बच्चे भी हैं, 1000 बच्चे भी हैं, तो वो एक एक बच्चे पे ध्यान दे पाए। आप बताइए, क्या ये पॉसिबल है एक टीचर के लिए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहीं मेरे बैच में आपको क्या मिलेगा, 10, 15, 20, 25, 35, क्योंकि मैं छोटी टीचर हूँ ना, मुझे कोई जानता नहीं है, ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ओके, तो मेरे बैच में आपको 30 से ज़्यादा बच्चे कभी मिलेंगे नहीं। अब 30 बच्चों को संभालना बहुत आसान है। 30 बच्चों के डाउट सुनना, उनको सॉल्व करना, ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट पे थोड़ा अमल करना कि भैया बच्चा हमसे क्या चाह रहा है, तो वो सारा थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, और आपको भी जब अटेंशन मिलती है तो आपको पता चलता है भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उसका फीडबैक भी टीचर आपसे शेयर करता है। हमारी कोई टीम नहीं है जिसे मैं बोलूँ कि भाई डाउट है तो फिर तुम उसको मैसेज करो, तुम मुझे मैसेज मत करो। आप मुझसे ही अपने डाउट्स क्लियर कराएंगे, आप मुझे ही मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई भी मैं ही करूँगी डाउट्स के रिगार्डिंग। ओके, तो अगर आपको लगता है ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि मैं कहूँगी बिल्कुल करनी चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, क्योंकि हम ये बैच बिल्कुल ABCD से शुरू करते हैं। पहले दिन
लिटरली हम ABCD ही पढ़ते हैं, ABCD पढ़ेंगे, फिर लेटर पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे, क्लॉज पढ़ेंगे। इस तरह से एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। हम गूगल मीट पे क्लास रखते हैं, और गूगल मीट अगर आपने कभी भी ज्वाइन की है तो आपको पता होगा, उसमें आप कभी भी अनम्यूट करके अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं है कि टीचर ने म्यूट करके रखा हुआ है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई मुंह नहीं खोलेगा। नहीं, जब आपको डाउट है आप तुरंत अपना डाउट लाइव सेशन में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गूगल मीट पे आपकी ये क्लास होती है। व्हाट्सएप पे एक पेड बैच का ग्रुप बनता है, ठीक है, जिसमें आपको ऐड किया जाता है, जिस पे आपको डेली लिंक मिलती है क्लास की, आप ज्वाइन करते हो। रिकॉर्डिंग वगैरह मेरा काम है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। PDF कहाँ दूंगी वो भी मेरा प्रॉब्लम है, आपको कुछ अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर 2 आपको दिख रहे हैं, किसी पर भी एक हाई भेज दीजिएगा, आपको कोर्स डिटेल्स मिलेंगी और साथ में पेमेंट की डिटेल्स मिलेंगी। आपको बस फीस पे करनी है और वो स्क्रीनशॉट वापस उसी नंबर पे भेज देना है, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ज़्यादा टाइम नहीं है, 16 तारीख सुबह 11 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हो सके तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी एक बात और, मैंने कहा था ना कि PYQs के लिए मैं कुछ करूँगी, जिसके बारे में मुझे अभी बताना है। तो मैंने बोला कि देखो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कल यानी मतलब 15 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं हमारी PYQ क्लासेस, या आप बोल सकते हो प्रैक्टिस क्लासेस। SSC की किसी भी एग्ज़ाम की हम PYQs उठाएंगे, ठीक है, SSC के किसी भी एग्ज़ाम की PYQs उठाएंगे और 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी क्लास होती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मेरी तरफ से जितना होगा मैं वो करूँगी, आपकी तरफ से जितना है, मतलब जो आपको मेहनत करनी है वो आप अपनी तरफ से कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगली किसी क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते लिखते रहो, एंड जय हिंद।